नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सहकारिता एक ऐसा शब्द है, कोऑपरेशन, बिना इसके आगे बढ़ना संभव नहीं है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबका साथ सबका विकास हम लोगों का एक भारतीय स्लोगन बन चुका है। और इसी सब संदर्भ में आज जो हम सहकारिता के बारे में बात करेंगे विस्तार से, और इसी चीज़ के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं ऋतुराज रंजन सर, जो कि महाप्रबंधक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, हमारे लाइव प्रोग्राम में आप जो है सीधे जुड़ सकते हैं, जिसका लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो सहकारिता को लेकर के आपके दिमाग में जो भी संशय हो, जो भी चीज़ें आप विस्तार से जानना चाहते हो, आज हमारे एक्सपर्ट से आप उनके बारे में विस्तार से पूछ सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा को आरंभ करते हैं सहकारिता के बारे में। सहकारिता को ऋतु सर, अगर देखा जाए तो सरल शब्दों में कैसे समझा जा सकता है सहकारिता को? आज एमएनसी के ज़माने में बहुत पॉपुलर तो नहीं कह पा रहे हैं हम सहकारिता को, लेकिन जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास के लिए सहकारिता एक बहुत ही उपयोगी संस्था है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे आमंत्रित किया, और मुझे खुशी है कि मैं इस विषय पर अपने श्रोताओं को काफ़ी उपयोगी जानकारी दे सकूँगा, जिसका लाभ भी वो चाहें तो उठा सकते हैं। ऑफ कोर्स उठाएंगे। सहकारिता विभाग एक ऐसा विभाग है जो सहकारिताओं के उन्नयन के लिए काम करता है, उनका नियंत्रण, उनका उन्नयन करता है। जैसा कि आपने पूछा कि सहकारिता क्या है, जो सरल शब्दों में यही कहें, सहकारिता जो है समान आवश्यकता वाले व्यक्तियों का एक समूह है, जी जी, जो जिसे वो एक लोकतांत्रिक तरीके से अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की गतिविधियों को चलाने के लिए बनाते हैं। जी जी। उदाहरण के तौर पे आपने स्वयं सहायता समूहों का नाम सुना होगा। जी जी। तो स्वयं सहायता समूहों का ही एक परिपक्व और परिमार्जित रूप है सहकारिता, जो कि एक सहकारी अधिनियम के तहत गवर्न किया जाता है। क्या बात है। जी जी। बहुत मतलब इसके अंदर भी नियम, कायदे, कानून उसी तरह से पालन होते हैं जिस तरह से बाकी के बैंकों में या फाइनेंशियल संस्थाओं में होते हैं। बिल्कुल। क्या बात है। वित्तीय समावेशन, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है सहकारिता और वित्तीय समावेशन, तो ये वित्तीय समावेशन क्या है और सहकारिता में ये किस प्रकार से लाभदायक है या सहायक है? वित्तीय समावेशन का सीधा सा अर्थ है जी जी, कि जनसंख्या के आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। जैसा कि इसे लिटरली भी समझ सकते हैं, समावेशन वित्तीय मामलों में सभी को समाहित करना वित्तीय समावेशन है। अब प्रश्न उठता है, ये हम करते कैसे हैं? तो चूंकि ये वित्तीय सेवाओं से जुड़ी है, तो जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक्स हैं, उनके माध्यम से हम जो जनसंख्या है, जो समुदाय है, उसको हम इसमें जोड़ते हैं, भागीदार बनाते हैं, ताकि वो इस वित्तीय समावेशन की जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, उनका फ़ायदा लें और हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे वो मजबूत बनाते हैं। क्या बात है। रही बात सहकारिता का संबंध वित्तीय समावेशन से कैसा है और क्यों है, तो मुझे बताने में खुशी होगी कि सहकारिता एक बहुत ही व्यापक अर्थों में लिया जाने वाला एक मैकेनिज़्म है, जो ख़ास तौर पे गरीबी उन्मूलन के बहुत काम आता है। और अभी आगे की चर्चा में इस पे और बात करेंगे। सहकारिताएं कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ करती हैं, चाहे वो हाउसिंग कोऑपरेटिव्स हो, बैंकिंग कोऑपरेटिव्स हो, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हो, टूरिज्म कोऑपरेटिव्स हो, क्या बात है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स हो, एन नंबर ऑफ थिंग्स आप इस पे सोच सकते हैं। कोई भी एक्टिविटीज़ सहकारिता के माध्यम से की जा सकती है और की जा रही हैं। जैसा कि भी आपने बताया कि सहकारिता एमएनसी के इस दौर में शायद लोगों का ध्यान नहीं खींचती है,
ये बात सही है कि एमएनसी के इस दौर में जो पूंजीवादी प्रगति है उसमें सहकारिता कहीं पीछे छूट जाती है, लेकिन सहकारिता बहुत पॉपुलर है। हाँ। हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इसकी प्रगति बहुत संतोषजनक अभी नहीं है, लेकिन कई अन्य राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी सहकारिताएं हैं जो एमएनसीज को टक्कर दे रही हैं। क्या बात है। आपको मुझे ये बताने में बहुत खुशी होगी कि इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का खिताब अगर किसी को मिला तो वो सहकारिता है। क्या बात है, क्या बात जिसका नाम अमूल है, जिसका दूध आप पीते हैं, जिसका मक्खन आप खाते हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर की जो कोऑपरेटिव है वो इफ्को है, जो फर्टिलाइजर बनाती है और कुछ हद तक इंश्योरेंस का भी काम करती है। हाँ जी। ये सब दुनिया के टॉप 10 कंपनीज में आती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी, जो इनका प्रादुर्भाव सहकारिता के बेस पर ही हुआ, ये सहकारिताएं ही हैं। लेकिन हाँ, क्या हम दूसरा अमूल बना सके? नहीं। क्या हम दूसरा इफ्को बना सके? नहीं। तो कौन सी अड़चनें थी, कौन सी ऐसी बाधाएं थी जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पाए? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सहकारिता अप्रासंगिक हो गई। आज भी सहकारिता गरीबी उन्मूलन का या ऐसा कह लें आर्थिक विकास का, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे कारगर संसाधन यही है। दूसरा कोई मॉडल अभी उभर के नहीं आया है। और चूंकि ये बिजनेस एक्टिविटीज से जुड़ी है तो वित्तीय समावेशन दूर दूर तक, मतलब सुदूर ग्रामीण अंचलों तक इससे सुनिश्चित की जा सकती है। तो दर्शकों, आप इस बात पर जो है विशेष गौर दीजिएगा कि जैसा हमारे एक्सपर्ट ऋतुराज रंजन सर ने कहा कि ये एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी प्रदान करती है, ये बड़ी कंपनियों का खिताब भी लिए हुए है। सहकारिता एक ऐसा ही नहीं है, ये भावनाओं से जुड़ी हुई कंपनियां हैं और जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं भारत के विकास में या अर्थव्यवस्था के विकास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रही हैं, बस ज़रूरत है हमें इसको पहचानने की। जी बिल्कुल। तो अब देखना है ये है कि डिजिटल वर्ल्ड के दौर में जहाँ पर हमने ये देखा है कि हमारे ग्रामीण अंचल में लोग जो है डिजिटलाइजेशन से उतने ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाए, या तो क्या आप ये समझते हैं कि डिजिटल एक बाधा है या एक चैलेंज है या एक अवसर है सहकारिता विभाग के लिए? आप इसे कैसे देखते हैं? डिजिटलाइजेशन जो है वो सहकारिता विभाग के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के हर किसी पहलू को छूने वाला एक बड़ा ही कारगर माध्यम है। और सहकारिता में इसकी विपुल संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में काम भी हो रहा है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का नारा बुलंद किया और वोकल फॉर लोकल की जो बात उन्होंने कही, वो सहकारिता पे बहुत लागू होती है। और शायद यही कारण है सहकारिता का महत्व और डिजिटलाइजेशन का महत्व है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने केंद्र में पहली बार जुड़ चुके हैं। हम उनका कॉल लेकर के फिर इस प्रश्न जरूर जारी रखेंगे। जी नंद स्वरूप जी नमस्कार। नमस्कार, मैं नंद स्वरूप जी जी हम बैंकों से कर्जा लेते हैं, पैसा जमा करते हैं, इसमें सहकारिता कितनी जिम्मेदारी, हमारा पैसा सुरक्षित है, हमको कितना ब्याज मिलेगा, कितना हमको लाभ मिलेगा? अच्छा, ये सीधे फाइनेंशियल इंक्लूजन पे आ गए कि अगर मैं सहकारिता विभाग में या कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा करता हूं तो वो कितना सुरक्षित है और उस पर कितना ब्याज हमको मिलेगा, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। जी सहकारी बैंक में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो वह उतना ही सुरक्षित है जितना किसी अन्य सरकारी बैंक में है, क्योंकि सहकारी बैंकों का जो नियमन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है, जैसा अन्य बैंकों का होता है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो सहकारी बैंक हैं उनका डायरेक्ट नियमन पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्य प्रदेश यानी सहकारिता विभाग के माध्यम से होता है, जिस पर लगातार नज़र रखी जाती है। उनका अपना एक कंट्रोलिंग सिस्टम है, निगरानी की व्यवस्था है। और आप देखते होंगे अगर गाँव से जुड़े हैं तो बड़े पैमाने पे जो पैसा गाँव में जाता है किसानों की मदद के लिए, चाहे वो 0% ब्याज का हो या उनके बीमा की राशि का हो या उनके फसल उपार्जन का हो, वो सब सहकारी बैंकों के माध्यम से ही होता है। और हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या है उसमें कम से कम 30 से 40% आज के डेट में हम कह सकते हैं कि वो सहकारी बैंकों में ही अपना पैसा जमा करती है और ट्रांजैक्शन करती है। इसलिए आपको निश्चिंत होने की ज़रूरत है कि सहकारी बैंकों में आपका पैसा पूर्णतः सुरक्षित है। इनका एक दूसरा प्रश्न था कि वहाँ पर कितना ब्याज मिल सकता है?
जहाँ तक ब्याज दर की बात है तो ब्याज दर भी अन्य बैंकों की तरह सहकारी बैंकों में भी मिलता है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि कुछ सहकारी बैंकों को ये छूट भी है कि वो चाहें तो आधा 1% ज़्यादा ब्याज भी आपको दे सकती है। ये बैंक के मैनेजमेंट के हाथ में होता है कि कितनी बड़ी राशि आप जमा कर रहे हैं। बैंक की और वित्तीय किस तरह स्थिति के को आप देखते कस्टमर हुए हैं। वो इस तरह के निर्णय अपने संचालक मंडल में ले सकते हैं। सकते हैं। और अगर आपको लोन चाहिए, जी, कृषि लोन, कृषि ऋण चाहिए तो आपको 0% पे मिलेगा। क्या बात है। ये हिंदुस्तान के किसी बैंक में सुविधा आपको नहीं मिलेगी। सहकारिता मतलब दर्शकों ध्यान दीजिएगा, जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि 0% ब्याज पे आपको ऋण मुहैया कराते हैं। कहने का मतलब आप अपने पैसे पे ब्याज ले रहे हैं और बैंक जो पैसा आपको दे रही है उस पर कोई ब्याज नहीं ले रही है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि सहकारिता कितना ज़्यादा सोच रही है किसान भाइयों के बारे में। बहुत अच्छी बात है। तो सहकारिता का ये तो लोगों के लिए लाभ हो गया, लोग जो है इससे कितना लाभान्वित होते हैं। सहकारिता के लाभ क्या है? सहकारिता अपने उसके खुद के कैसे, जब वो जो है किसी से ब्याज नहीं ले रही है और ऋण मुहैया करा रही है, तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कहाँ से पैसा आता है या किस तरह से लोग अपने विश्वास को और बढ़ाएं? अगर अभी 0% ऋण की बात करें, ब्याज ऋण की बात करें, तो वो पैसा जो है वो मध्य प्रदेश शासन उसकी भरपाई करती है। और बैंक जो काम करती है सरकार के हाथ को मजबूत करने के लिए, तो उसके बदले में बैंक को कमीशन मिलता है। उसके निर्धारित इंटरेस्ट रेट्स हैं जिसके आधार पर उनको नाबार्ड के माध्यम से ये पैसा राशि उसको रीफाइनेंसिंग पुनर्वित्त बोलते हैं, वो उनको मिल जाता है। तो इससे उनका नुकसान नहीं हो पाता है। और इसके अलावा जो पैसा उनके पास लाभांश के रूप में आ रहा है उसको वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि करते ही हैं। कई जगहों पे वो पैसा लगाते हैं, शेयर्स में लगाते हैं। बैंक के विभिन्न जो ऋण की स्कीम्स हैं उसके माध्यम से वो जनता को मुहैया करा के और उस पर जो ब्याज उनको मिलता है वो बैंक की कमाई होती है। और तो दर्शकों, आपने देखा कि जिस तरह से नंदस्वरूप जी ने पूछा था कि इसकी रिलायबिलिटी पर बात की थी उन्होंने, तो ये सब माध्यम है जिससे बैंक भी पैसा कमाती है और आपके पैसे को बढ़ा करके आपको वापस करती है और 0% इंटरेस्ट पर लोन भी मुहैया कराती है। तो इन सब कामों के लिए सहकारिता विभाग किस तरह की बाधाओं का सामना करते हैं? सहकारिता विभाग के सामने कई तरह की चुनौतियां रहती हैं सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। एक तो सबसे बड़ा जो समस्या आती है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत है, प्रदेश की जनसंख्या बहुत है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कोऑपरेटिव के फायदे के आधार पे मोबिलाइज करना, इतने सारे लोगों का संगठन बना के उनकी सहकारिता बनाना, उसका पर्यवेक्षण करना और उनके उन्नयन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाना और मार्गदर्शन देना, इसके लिए इसमें गवर्नेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं कि हमारे पास उतना अमला होना चाहिए ताकि हम उनका जो भी नियंत्रण है या मार्गदर्शन का काम है वो हम सक्षमता से कर सकें। तो रिसोर्सेज की दिक्कत विभाग को भी है, संसाधनों की, वित्तीय संसाधन की और मानव संसाधन की, बट समय समय पर इसकी भरपाई होती रहती है। लेकिन यह एक चुनौती है जिसके लिए लगातार नीतिगत निर्णय शासन लेती रहती है और काम कुछ भी नहीं रुकता। जो भी कुछ नया हो सकता है इस प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में, वो देर सवेर हम लेके आ रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोगों का रुझान अब जो है, मैंने देखा है कई विद्यार्थी जो बहुत अच्छे पैकेज बाहर पाते हैं वो उसे छोड़ करके गांव की सेवाओं में, और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा जो है माध्यम चला है जिसमें सहकारिता विभाग भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उन लोगों को फंडिंग दे करके, उनको फाइनेंशियल सहायता दे करके, ये चीज़ें जो है वाकई अच्छी हो रही हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी आज भी आप लोगों के लिए एक चैलेंज होगी। वहाँ पर आप इससे कैसे निपटते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो मैं वित्तीय समावेशन का जो मसला है उसे चुनौती भी मानता हूँ और अवसर भी मानता हूँ। जी। चुनौती इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उतनी सुविधाएं नहीं हैं, उतने प्रशिक्षित मैन पावर अवेलेबल नहीं है, तो ये एक चुनौती है। अवसर इसलिए है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा जन समुदाय ऐसा है जहाँ तक हम इन सेवाओं को ले जा सकते हैं।
और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि सहकारी बैंकों ने एक बड़ा ही अच्छा नेटवर्क तैयार किया हुआ है, कोर बैंकिंग कहते हैं, जो पूरी तरह से डिजिटल है। और इसके माध्यम से हम इस प्रदेश में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां जो हैं लगभग 4,500 हैं पूरे स्टेट में, और इनके माध्यम से ये बैंक जनता को वित्तीय समावेशन से जोड़ती है, यानी पैसे का लेन देन उनके माध्यम से करती है। मैं किसी बैंक का आंकड़ा, शायद नाबार्ड का आंकड़ा था, मैं देख रहा था कि उनका कहना है कि 80% जनसंख्या जो हमारे देश की है वो बैंकिंग सेवाओं से किसी न किसी रूप में जुड़ गई हैं। लेकिन ये उतना भरोसेमंद आंकड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि खाते खुल जाना और वित्तीय समावेशन का पूर्ण हो जाना दोनों में फ़र्क है। तो प्रधानमंत्री जी का जो जनधन योजना स्कीम थी, उसमें एक बहुत बढ़िया काम ये हुआ कि आखिरी लास्ट माइल पर्सन जो है, आखिरी छोर पे बैठा हुआ आदमी भी है, खाता खुलवा के अपना कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर खाते डोरमेंट हैं। इनको वित्तीय समावेशन, सही अर्थों में वित्तीय समावेशन के 2 चरण हैं। पहले तो खाता खुले, लोगों की पहुंच बैंक तक जो है वो पक्की हो जाए। दूसरा, वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करें, चाहे छोटी से छोटी बचत क्यों ना हो। हमारी सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में बचत बैंक का भी काम, वो बैंक नहीं है लेकिन उनको सरकार ने परमिशन दी है बचत बैंक चलाने के लिए। और बचत बैंक में भी मैं समझता हूं कि 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम निश्चित रूप से जमा होगी, और आवश्यकता इसको बढ़ाने की है। ये बढ़ेगा तब जब हम डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने आगे बढ़ेंगे। हाँ, कोर बैंकिंग को आगे बढ़ाएंगे और हमारी जितनी भी सोसाइटियां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उनका कंप्यूटराइजेशन करेंगे। भारत सरकार ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उनकी मदद से अपने 4,500 जो पैक्स हैं, जो ग्रामीण समितियां हैं, उनका कंप्यूटराइजेशन करें। तो मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार मिलकर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है और बहुत जल्द ये काम शुरू होगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके बाद सही मायने में वित्तीय समावेशन गांव में दिखना शुरू हो जाएगा। अभी वो डॉर्मेंट है, जरा दिखता नहीं है। और जितने भी शासकीय स्कीम के पैसे हैं, शासन ने बहुत पहले ये व्यवस्था बना दी थी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होंगे, सीधे हितग्राही के खाते में पैसा जाने की परंपरा बहुत पहले शुरू हुई है। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि सरकारी योजनाओं में पैसों का जो हेरफेर हुआ करता था, जब हम नगद देते थे या चेक में किसानों को पैसा देते थे, तो उसमें ये शिकायतें आती थी। बहुत हो जाता जी, डिजिटलाइजेशन की वजह से ये लगभग नहीं के बराबर पूरा परिवार जो है जानता है कि इतना पैसा आया और पूरा परिवार मिल करके उसका डिसीजन लेता है कि इस पैसे का उपयोग क्या करना है, कैसे करना है। बहुत अच्छी बात। अब जो है हमारा एक सीधा सवाल जो है हमारे किसान भाइयों के लिए है कि किसान भाई सहकारिता विभाग से किस प्रकार लाभ ले रहे हैं या उसकी उपयोगिता को और बढ़ा रहे हैं। आपने चूंकि बहुत सारा सहकारिता में समय बिताया है, इसलिए हम ये जानना चाहेंगे। जी 3-4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां किसान भाई लगातार लाभान्वित होते रहे हैं। और 10-12 साल पहले जब 0% ब्याज पर कृषि ऋण देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, तो स्वाभाविक सी है, ये इस पे मैं ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि 0% पे किसानों को तो जैसा कि उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है, किसान से क्या ब्याज लेना, वही हमें दाना देता है, वही हमारे खाना पेट भरता है, तो किसानों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो सरकार बहुत कुछ कर रही है। किसानों की फसल प्रकृति पर निर्भर करती है। हर साल कोई ना कोई ऐसी प्राकृतिक दुर्घटना होती है जिससे उनकी फसल बर्बाद होती है, तो उनकी फसल का बीमा करना, बीमा की राशि उनके खाते तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। किसानों के हित में मैं बताना चाहूँगा कि उन फर्टिलाइज़र, उर्वरक का उपयोग काफ़ी होता है, रासायनिक उर्वरक का, उसके लिए पूरी सहकारिता की एक व्यवस्था है। राज्य विपणन सहकारी संघ एक संस्था है जो गाँव में जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं उनके माध्यम से खाद, बीज इत्यादि का, और जो भी इनपुट्स कह लें, कृषि के जो मुख्य आदान हैं, वो उन तक पहुंचाती है सस्ते और रियायती कीमतों पर। और बीज संघ हमारे यहाँ बना हुआ है पूरे प्रदेश में, जो मतलब सर्टिफाइड किस्म के प्रमाणित बीज, उत्तम गुणवत्ता के बीज जो हैं वो किसानों को पहुंचाने में बहुत बड़े पैमाने पे मदद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ 65% से ज़्यादा बीजों का जो प्रदाय है किसानों को, वो बीज संघ के माध्यम से हो रहा है, सहकारिता के माध्यम से हो रहा है। अब आता है कि पोस्ट हार्वेस्ट, यानी जब
फसल तैयार हो जाती है वहाँ किसानों के को लाभ पहुँचाने के लिए सरकार ने उपार्जन की व्यवस्था रख के समर्थन मूल्य पर मूल्यों की घोषणा होती है फसल वाइज। और आज तो मध्य प्रदेश शायद अकेला ऐसा राज्य है इस देश का जहाँ शायद ही कोई ऐसी फसल है जो सरकार उपार्जन नहीं करती है। तो किसानों से उनकी फसल उनके दरवाजे पे जाकर के ले लेना, ये उचित मूल्य उनको उपलब्ध करा देना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के सिद्धांत के माध्यम से उनके खाते में वो पैसा जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत राहत की बात है। आपने गौर किया होगा कि पिछले 5-7 सालों में जो कृषि उत्पादकता इस प्रदेश की बढ़ी है, जिसमें हमें भारत सरकार ने लगातार 5 साल कृषि कर्मण अवार्ड दिया है, पुरस्कार से सम्मानित किया है, उसके पीछे वो पुरस्कार कृषि और सहकारिता विभाग को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसानों के लिए हर संभव प्रयास मध्य प्रदेश शासन कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जैसी जैसी नई आवश्यकताएं आएंगी सरकार लेके आएगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, जो कृषि साख समितियां हैं हमारी, जिनके माध्यम से वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा होता है, उन समितियों को बहुउद्देशीय बनाने का काम चल रहा है भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा भी दिया है और एक पूरी योजना बना करके भेजी है। उसके आधार पे हम खास तौर पर ऐसी सोसाइटियों का चयन करके उनको वित्तीय सहायता देकर उनको डेवलप कर रहे हैं और आगे चल के हम उनको बहुउद्देशीय सोसाइटी, जो न केवल कृषि साख, कृषि ऋण देने का काम करें, बल्कि किसानों के लिए एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर उस इलाके में वो बन जाएं और किसान को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं हो। उनको वन स्टॉप शॉप कह लें उसको, एकल खिड़की की तरह वो संस्था काम करेगी और उनको जितनी भी उनकी कंज्यूमर नीड्स हैं या उनके एग्रीकल्चरल नीड्स हैं वो सब वहीं पूरी होंगी। उसमें मिट्टी का मृदा परीक्षण भी है, कियोस्क भी है, बाजार में क्या किस फसल का क्या रेट चल रहा है, ये सारी सुविधाएं वहाँ पर हैं और ये शुरू हो गया है। बहुत जल्दी आपको देखने भी लगेगा। तो ये कुछ ऐसे लाभ हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात, मतलब किसानों के लिए तो सरकार ने अपने खजाने के रास्ते को बिल्कुल इसमें तो कोई अब एक बात आती है कि एमएनसी की तरफ जैसे युवकों का बहुत आकर्षण है, तो आप सहकारिता में युवकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो जो है आपके यहाँ आकर्षित हों और इसमें अपना योगदान दे सकें? देखिए, सहकारिता में रोजगार की विपुल संभावनाएं हैं, रोजगार की भी और स्वरोजगार की भी। तो हमारे जो युवा हैं, खासतौर पे ग्रामीण युवा, उनके लिए मेरा यही कहना है कि वो बेहतर है कि स्वरोजगार की तरफ बढ़े। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार ये कह रहे हैं कि नए क्षेत्रों में हम नई पीढ़ी की सहकारिताओं का विकास करें और नए क्षेत्र जैसे पर्यटन है, खनन है, बीमा का क्षेत्र है, ग्रामीण परिवहन है, इसमें हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं, कम से कम 10वीं या 12वीं पास हैं, वो सोसाइटी बनाएं। क्या बात है। और खुद उद्यमी बने, हाँ, और लोगों को नौकरी दें। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर क्रिएट कर सकते हैं। और रोजगार की बात करें तो जो सोसाइटियाँ ऑलरेडी अच्छा काम कर रही हैं वहाँ पर नित्य नए आवश्यकताएं क्रिएट होती रहती हैं। मैं जिस संस्था में कार्य कर रहा हूँ वहाँ से भी आउटसोर्सिंग का काम हम करते हैं। सहकारिताओं को बड़े पैमाने पे हम ट्रेंड युवक विभिन्न कार्यों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, हायर करके हम देते हैं। तो हमसे भी जुड़ सकते हैं आप और इसका लाभ ले सकते हैं। एमएनसी की बात अगर करते हैं तो एमएनसी में हर प्रकार का युवक नहीं जा सकता। एमएनसीज की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट है कि उनके पास ऐसी डिग्री हो, वैसी डिग्री हो, ये अनुभव हो। हमारी सहकारिताओं में उतनी वैसे सहकारिताओं की संख्या गिनी चुनी है, इसलिए जो सामान्य स्तर के युवा हैं उनके लिए बहुत स्कोप है, वो इसमें आ सकते हैं। हमारी संस्था एक डिप्लोमा कोर्स चलाती है, उसे बोलते हैं हायर डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट प्लस। ये 6 महीने का एक प्रोग्राम है जिसे हमने अब ऑनलाइन भी कर दिया है। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा सभी युवाओं से कि आप इससे जुड़ें और हमारी वेबसाइट पे इसकी सारी जानकारी है, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ के। आप अप्लाई करें, बहुत सस्ते में आप ये डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं और जब कभी भी कोई सहकारिता में वैकेंसी निकलती है तो आपको इस डिप्लोमा के आधार पे प्राथमिकता मिलेगी। बहुत अच्छी बात। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय के कमी के कारण जो हम अपने कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं। अगली बार हम फिर दर्शकों मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार दर्शकों, आपने ध्यान से देखा और सुना भी कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है सहकारिता विभाग में।
चाहे वो ऋण के माध्यम से रोजगार की हो, या अगर आप उसमें एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं तो आपके पास जो है रोजगार की भी है, स्वरोजगार की भी एक संस्था है जो आपको प्रदान करती है। तो आप ध्यान रखें, सहकारिता आपका अपना विभाग है जिसमें जाकर के आप रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं, धन भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, अगले सप्ताह में फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।